प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं कि कुंडली में प्रेत योग होने से किस प्रकार वंश की हानि होती है और व्यवसाय आदि सभी सुखों की हानि होती है और जातक जीवन भर परेशान रहता है। दर्शकों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब परिवार में किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है, उसके मृत्यु के बाद कुछ उसके निमित्त क्रियाएं होती हैं जो कि उसको यमलोकपुरी या पितृयोनि में जाने के लिए सहायक होती हैं। उन क्रियाओं के अभाव से या कभी उस जातक के मृत प्राणी के कर्मों के अनुसार या उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई है, अकाल मृत्यु हुई है या चोट खाकर की हुई है, यानी जिसको अपमृत्यु कहा जाता है, उस प्रकार के हिसाब से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कारण और मृत्यु के बाद की जाने वाली क्रियाएं का वर्णन गरुड़ पुराण के अध्याय 4 और 5 में विस्तृत वर्णन है। जिसकी क्रियाएं या अशुभ कर्म होते हैं, उनकी मृत आत्माएं यमलोकपुरी या पितृयोनि में नहीं पहुंच पाती और वे आत्माएं प्रेत रूप लेकर के अपने उसी निवास स्थान के साथ जहां उसकी मृत्यु हुई थी इधर उधर घूमती रहती हैं। इसी को कहते हैं प्रेत योग। और यह योग उनकी मृत्यु की मुक्ति ना कराने पर पीढ़ी दर पीढ़ी वंश की कुंडली में आता है। एक समय ऐसा आता है कि ये योग वंश की हानि कर देते हैं, आगे वंश रुक जाता है और सारे प्रभाव नकारात्मक हो जाते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 4 और 5 में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे मृत आत्मा या अतृप्त आत्मा, बोलो उसको अतृप्त आत्मा कहते हैं, उसकी मुक्ति का साधन केवल एक नारायण बलि श्राद्ध ही है। दर्शकों, उस श्राद्ध के अभाव में या मृत प्राणी के बाद किए गए कर्मों के अभाव में या उसके खुद के कर्मों के अनुसार उसको प्रेतत्व प्राप्त होता है और वो प्रेतत्व प्रेत योनि में ही इधर उधर भटकता रहता है और वो वंशज के लिए भारी बन जाता है। समय बीतता जाता है, घर में संतान होती है तो उसका असर उस संतान पर आता है। आइए ऐसा ही कुछ कुंडली पर विचार करते हैं। इस कुंडली में क्या है? दर्शकों, जातक का जन्म 30 अगस्त 87 शाम को 4:50 पर शुक्ल पक्ष छठी विशाखा नक्षत्र में रविवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन 7 डिग्री लेकर के पूर्व क्षितिज में उदित था। द्वितीय भाव में कुंभ राशि, तृतीय भाव में मीन राशि में राहु 10 डिग्री लेकर के है। चतुर्थ भाव में मेष राशि में गुरु 5 डिग्री 51 लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में वृषभ राशि, छठे में मिथुन, सप्तम भाव में कर्क राशि, अष्टम भाव में सिंह राशि। सिंह राशि में मंगल लगभग 11 डिग्री लेकर के है, सूर्य 12 डिग्री पर है, शुक्र 14 डिग्री पर है, बुध लगभग 22 डिग्री लेकर के 4 ग्रह अष्टम भाव में हैं। नवम भाव में केतु 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव जो कर्म भाव है उसमें तुला राशि में चंद्रमा 21 डिग्री 47 लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में वृश्चिक राशि में शनि लगने से 20 डिग्री 56 लेकर के विराजमान है और द्वादश भाव में धनु राशि की रचना बनती है। यह जन्म के समय पर ग्रहों की स्थिति और उनके अंशों के आधार पर स्थिति दिखाई गई है। दर्शकों, हमारे विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्र में बताया है कि दसम भाव का स्वामी
ये दसम भाव का स्वामी, ये दसम भाव है, ये कर्म का भाव है, ये शीर्ष भाव है, ऊंचाई का भाव है, आजीविका में प्रतिष्ठा पाने वाला भाव है। इसका स्वामी अगर अष्टम भाव में हो और पाप ग्रह से पीड़ित हो और अष्टमेश से संबंध रखता हो, चाहे अष्टमेश दृष्टि से संबंध हो या युति से हो, ऐसा जातक प्रेत योग में जन्म लेता है। पराशर होरा शास्त्र में तो यहां तक बताया है कि दसम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो और इस स्थिति में हो तो वह जातक भिक्षा मांग करके गुजारा करता है। आज इसी कुंडली के थोड़ा सा विश्लेषण पर विचार करते हैं। दर्शकों, ग्रहों की स्थिति पे ऊपर पहले आकलन कर लेते हैं। मकर लगन, मकर लगन में लग्नेश शनि बनता है। दर्शकों, मकर लगन में शनि की दो राशियां मकर और कुंभ लगन भाव और द्वितीय भाव में आती हैं, जबकि बाकी कुंडली में हमारे सभी विद्वानों ने यह बताया है कि लग्नेश प्रबल कारक होता है, परंतु जहां शनि लग्नेश होता है उसमें नैसर्गिक पापी गुण होने के कारण अपने वह शुभ फल भी परेशान करने के बाद देता है, बिल्कुल निचोड़ने के बाद देता है। ऐसा लग्नेश हो तो ज्योतिष विशेषज्ञों का यह मानना है कि वह बालक दुर्भाग्यशाली होता है। मकर लगन में जन्म लेने वाला जातक ऐसा माना जाता है पूर्व जन्म के पाप कर्मों के प्रायश्चित परिणाम स्वरूप मकर लगन में जन्म होता है, क्योंकि शनि है, शनि न्याय का देवता है, उसको अच्छी तरह से तलाश करने के बाद ही शुभ फल देगा, लेकिन तलाश करने के बाद देगा। देखते हैं आगे क्या देता है। दर्शकों, लग्नेश की स्थिति एकादश भाव में है। एकादश भाव में जब लग्नेश होता है, हमारे सभी ज्योतिष विद्वानों का ये विचार होता है कि उसको धन की कोई कमी नहीं होती, उसके पास अच्छा वाहन होता है, परिश्रमी होता है, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता, क्योंकि कोई भी ग्रह एकादश भाव में अच्छा फल देता है। परंतु लग्नेश शत्रु राशि में है, 20 अंश लेकर के बैठा हुआ है। दर्शकों, विचार करो, लगन के उदित अंश 7 डिग्री हैं, लग्नेश के 20 डिग्री है, करीब इस तरह से करीब 14 डिग्री का अंतर है। हमने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि लगन के अंश और ग्रह के अंश के आधार पर ही ग्रह की बलवंता मापी जाती है। तो शनि 20 अंश लेकर के भी कोई फायदा नहीं, शत्रु राशि में है। दूसरी तरफ दर्शकों, यहां पर राहु तृतीय भाव में है। तृतीय भाव की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि शनि पर कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रही है। शनि पर राहु का प्रभाव है, क्यों? राहु बलवान है, 10 डिग्री लेके बैठा हुआ लगन की और राहु की डिग्री में राहु बलवान है, उसके ऊपर 10 डिग्री का अंतर रहता है, कुछ ना कुछ प्रभाव लगन पर डाल रही है। एकादश भाव पीड़ित है, शत्रु राशि में शनि है और शत्रु राशि पर राहु का भी प्रभाव है, तो आमदनी कुछ नहीं, उच्च वाहन की तो बात ही छोड़ो। दर्शकों, राहु का हमने आपको प्रभाव बताया। गुरु चतुर्थ भाव में है। दर्शकों, यहां पर एक चीज ध्यान देखो, हम सभी ज्योतिषाचार्य या पंडित जी ये बताते हैं कि केंद्र में चंद्रमा और गुरु हो बहुत अच्छा योग बनता है। मेरे दर्शकों, वो योग अच्छा ग्रहों की रचना के आधार पर बनता है, सभी कुंडलियों में नहीं बनता। वो ग्रहों की रचना के आधार पर गज केसरी या जो भी योग बनता है वो ग्रहों की रचना के आधार पर बनता है। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में धनु राशि है, द्वादश भाव का स्वामी गुरु यहां पर है। गुरु की दूसरी राशि मीन राशि में राहु है। गुरु पूर्ण रूप से अकारक है,
इस कुंडली के लिए गुरु पूर्ण रूप से अकारक है, तो वो यहां कैसे सुफल देगा? घर में हानि देगा, सुख सुविधा में हानि देगा, माता के प्रति हानि देगा, कोई भी उसको सुखी जीवन नहीं है, क्योंकि गुरु नकारात्मक प्रभाव देने वाला है। उसकी दशम भाव पर भी दृष्टि है तो कार्य क्षेत्र में भी अशुभ फल देगा। दर्शकों, अभी चलते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध है। हमने बताया था कि जब दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और अष्टमेश से युति हो या अष्टमेश के प्रभाव में हो या अष्टमेश की दृष्टि में हो, अष्टम भाव में सिंह राशि का स्वामी सूर्य, दशम भाव में तुला राशि, दशम भाव का स्वामी शुक्र सूर्य से अस्त है। सूर्य से अस्त है, प्रभावहीन है। जबकि दर्शकों, मकर लगन में शुक्र एक त्रिकोण का स्वामी है, एक केंद्र का स्वामी है, प्रबल योग कारक ग्रह है। मकर लगन का प्रबल योग कारक ग्रह शुक्र अस्त है, तो कहां से उसको व्यवसाय में मिलेगा? कहां से क्या होगा? मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी अस्त है, मंगल भी अस्त है। बुध भाग्य का स्वामी है, बुध भी अस्त है। तो इस कुंडली में मंगल भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, बुध भी अस्त है, प्रभावहीन है। दर्शकों, दशम भाव में चंद्रमा शुक्ल पक्ष छठी का है और शुक्ल पक्ष छठी का है और विशाखा नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र है। दर्शकों, 21 डिग्री लेकर के विराजमान है, लगन के 7 अंश हैं। फिर भी चंद्रमा थोड़ा बहुत प्रभाव देगा, क्योंकि सप्तमेश चंद्रमा है, यहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव भी देगा। ऐसा माना गया है कि तुला राशि में अगर चंद्रमा हो तो उसको व्यवसाय में स्थिरता नहीं होगी, रोज दूसरे तीसरे दिन उसको अपना काम धंधा व्यवसाय बदली करते रहना पड़ेगा। अगर ऐसा आदमी किसी नौकरी में भी हो गया तो ऐसा बताया जाता है कि हर तीसरे दिन ट्रांसफर होता रहेगा। दूसरा, चंद्रमा परधन हारी योग बनाता है, दूसरे का धन इस्तेमाल करने वाला, खुद परिश्रम नहीं करना, ऐसा चंद्रमा यहां बनाता है। दूसरे का धन इस्तेमाल करने वाला, दूसरे का धन किसी तरह से भी आए, भाई से मांगे, माँ से मांगे, बाप से मांगे, रिश्तेदारों से मांगे, कहीं से मांगे, ऐसा चंद्रमा यहाँ पर इस लगन में तुला राशि में चंद्रमा हो, व्यवसाय में स्थिरता नहीं देता और परधनहारी होता है, दूसरे का धन इस्तेमाल करने वाला होता है, क्रोधी भी होता है और अपने आप को ऊंचा मानने वाला होता है। ऐसा चंद्रमा अपने आप को ऊंचा भी मानता है। और दर्शकों, ऐसा चंद्रमा बताया गया है क्योंकि सप्तमेश है, दूसरे की स्त्री में प्रीत रखने वाला भी हो सकता है। तो कहने को यह है कि ये चंद्रमा भी किसी काम का जातक के लिए नहीं निकला। जब काम ही नहीं तो कहां से होगा? काम तो चाहिए, काम चाहिए तो आमदनी होगी, आमदनी का भाव भी पीड़ित, काम में भी स्थिरता नहीं। दर्शकों, शनि के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है कि नहीं, कि शनि लग्नेश होते हुए भी सुफल नहीं दे रहा है। हां, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि है। थोड़ी सी जातक को शिक्षा तो मिली, उसके बाद उच्च शिक्षा लेने में प्रावधान आ गए, क्योंकि नवम का स्वामी भी अस्त है और नवम भाव में केतु है। अब वह जातक इस स्थिति में है कि काम कुछ करना नहीं, घर वालों का सिर के ऊपर खाना पीना, माँ बाप क्या करें, माँ बाप की तो ममता होती है, जैसे तैसे क्या है, और जातक की आयु
कितनी हो गई है? 34 ईयर, 34 वर्ष हो गई है। दर्शकों, जातक का विशाखा नक्षत्र में पैदा हुआ। मैं एक योग और इसमें बता देता हूं। जातक का विशाखा नक्षत्र में पैदा हुआ और सूर्य उसका मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र विशाखा से 22वां पड़ता है। दाम्पत्य सुख की हानि, विवाह में हानि, विवाह में परेशानी हो जाए तो भी सुख नहीं, और इसको वैनाशिक नक्षत्र माना गया है। किसी भी कुंडली में आप नोट कर लो, अपने जन्म नक्षत्र से जो 22वां नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र का स्वामी और उस नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो विनाश करने वाला होगा। जातक की कुंडली में विशाखा से 22वां नक्षत्र मघा होता है। मघा का स्वामी केतु और मघा में सूर्य और मंगल हैं। ये सारे विनाशकारी हैं। तो इस प्रकार जातक की राह आसान नहीं है। वंश की हानि, व्यवसाय की हानि, संघर्ष में जीवन, पेट भरने के लाले पड़े हैं। दर्शकों, ये सब होता है अपने पूर्व जन्म के कर्म के फल के आधार पर। शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही है। सूर्य भी कहीं ना कहीं पीड़ित है। इस कुंडली में लग्नेश पर राहु का प्रभाव, मंगल अस्त, शुक्र अस्त, बुध अस्त और शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर भी अस्त पड़ रही है। गुरु अशुभ, चंद्रमा चर राशि में है, चलायमान है। दशम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। चंद्रमा और गुरु आमने सामने हैं। जैसा कि बताते हैं कि केंद्र में गुरु और चंद्रमा हो, अच्छा योग बनता है। परंतु दर्शकों, ये तो 21 अंश लेकर के बैठा, ये 5 अंश लेकर के बैठा हुआ है। 16 अंश का फर्क है, 15-16 अंश का फर्क है, कोई प्रभाव नहीं है। इस तरह से ये योग भी निष्फल हो जाता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि चंद्रमा और गुरु केंद्र में आमने सामने हो, ये निर्भर करता है स्थिति के ऊपर। वो स्थिति क्या है, ग्रह की रचना के अनुसार वह ग्रह अशुभ फलदायक है या शुभ फलदायक है। दर्शकों, मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कि प्रेत योग कैसे बनता है, उनकी आत्माएं, अतृप्त आत्माएं घूमती हैं और वो आगे चल करके पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं और वंशज की हानि कर देते हैं। आज यही हालत इस जातक की है। उपाय की बात करते हैं। ग्रह हमेशा उपाय करने से आपको भाव का फल तो मिल जाएगा, लेकिन ग्रह अपना प्रभाव तो नकारात्मक जो है वो देंगे ही देंगे। अगर हम राहु और शनि का उपाय करेंगे तो भाव फल तो जरूर मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे पहला उपाय ये है, जो अतृप्त आत्मा जो घूम रही है उसका नारायण बलि करा करके, नारायण बलि श्राद्ध करा करके उसकी मुक्ति दिलाना है। तो आगे वंशज की कुछ राह आसान हो सकती है। ये इस तरह की कुंडलियां 1-2 पीढ़ी के बाद आती हैं, क्योंकि ये जब उनका आक्रोश बढ़ जाता है, उनका गुस्सा बढ़ जाता है, तो इस तरह की कंडीशन बनती है और वो वंश हानि, व्यवसाय हानि, सब कुछ हानि कर देते हैं और जातक को सड़क के ऊपर ला करके खड़ा कर देते हैं। जातक संघर्षशील बन जाता है। दर्शकों, अपने बच्चों की कुंडली प्रारंभिक में ही दिखा लेनी चाहिए। प्रारंभिक में दिखाने से उनका उपाय आदि करने का अवसर मिल जाता है। आप अपने नज़दीकी किसी विद्वान से अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, सगे संबंधियों की कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। ऐसा ना सोचें कि अभी हमारा बच्चा तो सब ठीक चल रहा है, कल क्या होगा ये ग्रहों की दशा, ग्रहों के प्रभाव बताएंगे। क्यों, इन ग्रहों के साथ साथ इनकी दशा ही तो परेशान करती है। ग्रह अपना फल अपने आने वाली दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में देते हैं। आज ठीक चल रहा है, कल को क्या होगा। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अपने सगे संबंधी की, अपने बच्चों की कुंडलियाँ समय रहते उसका विश्लेषण कराएं
उसका अच्छे विद्वान से उसका संपर्क करें और समय रहते उपाय करें। जरूर आपकी कुछ ना कुछ राह आसान होगी, उपाय करने से जरूर आसान होगी। दर्शकों, मैंने इस वीडियो में आपका ये मार्गदर्शन किया। फिर कहूँगा, मेरा नया चैनल है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल की ग्रोथ हो, मेरा मनोबल ऊंचा उठे, मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं इसी तरह से आपको वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। दर्शकों, आपने कुंडली लिखानी है, मैंने हमेशा कहता हूं कि मेरे वीडियो में हर एक में मेरा फ़ोन नंबर रहता है। हाथ से कुंडलियाँ लिखी जाती हैं। पितृदोष आदि, कालसर्प दोष आदि की पूजा की जाती है नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदेहर। तो आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई ऐसा ज्योतिष संबंधित गुण मिलान शादी के लिए कराना चाहते करा सकते हैं। सभी कन्याओं के लिए मेरी तरफ से गुण मिलान निःशुल्क भेजा जाता है, चाहे कितनी भी बार कराइए। मैं किसी भी कन्या के पिता से कोई शुल्क नहीं लेता और उनका गुण मिलान, कुंडली मिलान निःशुल्क करके उसको खुशी के साथ भेजता हूं। जो भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे दर्शक उठा सकते हैं। दर्शकों, अंत में मैं विराम लूँगा और आपसे आशा करूँगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपके पास खुद ब खुद आ सके और आपका मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद।